तो सबसे पहले तो आप सभी सुधी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और दरअसल आपका धन्यवाद और आभार इसलिए क्योंकि मैं देख रही हूँ यहाँ पर बहुत सारे जेनजी हैं, विच इज़ वेरी मच पॉपुलर वर्ड नाउडेज। तो एक बार सब अपने लिए ज़ोरदार तालियां इसलिए बजा दीजिए ताकि मुझे आपकी सशक्त उपस्थिति का एहसास हो, वो एहसास मुझ तक पहुँचे, क्योंकि सब अपने अपने आपाधापी के काम, जिम्मेदारियां, शायद स्कूल, कॉलेजेस, लेक्चर्स और कुछ महिलाएं भी हैं, वो सब छोड़कर यहाँ उपस्थित हैं। तो ये एहसास मुझे हो कि आप पूर्णतः यहाँ उपस्थित हैं। और सर आपको भी प्रणाम। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अब दरअसल कार्यक्रम का नाम है स्पंदन। स्पंदन यानी जो धड़कता है हमारे भीतर सतत। अब ऐसे में जितने भी साहित्य प्रेमी लोग हैं, मुझे लगता है कि उन सबों के दिलों में कुछ प्रश्न, कुछ क्या अनगिनत प्रश्न होते हैं जो सतत धड़कते हैं। और मैं आज प्रताप सोमवंशी जी के साथ जब बैठी हूँ तो इस तवक्को, इस उम्मीद के साथ बैठी हूँ कि कोरे कागज़ पर हर्फ की शक्ल में जो हमारे अनगिनत प्रश्नों का हल लिख दे, जो हमारे भीतर की तमाम संवेदनाओं को समेटकर हर्फ की शक्ल दे दे, मुझे लगता है कि यही एक कवि की, एक शायर की, एक गीतकार की सफलता होती है। तो जोरदार तालियां एक बार प्रताप सोमवंशी जी के लिए आप बजा दीजिए, क्योंकि न सिर्फ मेरे बल्कि आप सबों के दिल में जितने भी प्रश्न होंगे, मैं कोशिश करूंगी कि सारे प्रश्नों का हल हम यहाँ से लेकर उठें। छोटा समय है और एक वानगी के साथ शुरुआत करती हूँ। भाई, शेर की ताकत क्या है, कविता की, गीत की ताकत क्या है? महशर बदायूनी कह गए, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। दो लाइनों में एक कितना गंभीर, कितना गहरा एक मैसेज है। तो सब बहुत बहुत स्वागत आपका इस मंच पर, स्पंदन के मंच पर। और आपने गज़ल संग्रह लिखा, इतवार छोटा पड़ गया, और मैं देख रही थी जब आपसे आपकी तमाम चीज़ें मैं पढ़ रही थी तो इतवार से दरअसल कुछ ख़ास लगाव, कुछ ख़ास मोहब्बत है आपकी। आप गांव दराज घूमते हैं, इस देश के रूरल स्ट्रक्चर को समझते हैं, बुंदेलखंड जाते हैं जहां अक्सर जिस बुंदेलखंड को हम अक्सर सूखे की वजह से याद करते हैं, याद इस वजह से करते हैं कि वो घास की रोटियां खाने वाले वहाँ लोग रहते हैं जब हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का दंभ भरते हैं। तो सर मैं शुरुआत यहीं से करती हूँ, कैसा है हमारा भारत? जब आप घूमे होंगे गांव में, दराज में, देहात में, गलियों में, कस्बों में, मोहल्लों में, खेतों में, खलिहान में, तो ये भारत दरअसल दिखाई कैसा देता है? राकेश शर्मा को इंदिरा गांधी ने कहा था, पूछा था कैसा दिखता है भारत। आज मैं आपसे पूछ रही हूँ। देखिए, मेरे लिए देखने जैसा तो बाद में है, चूँकि मैं पैदा ही वहीं हुआ, मैंने खुद खेतों में काम किया है, तो मैं उस अभी हाल ये होता है कि मैं कहीं से गुजर रहा हूँ, पानी अगर गिरता है तो मिट्टी की जो महक आती है, मुझे उस मिट्टी का प्रकार पता चल जाता है, चूँकि इतना घुली हुई है मिट्टी मेरे भीतर, तो आप उसको उसी तरह महसूस करते हैं। और मुझे कई जगह जो आपको बदबू लगती होगी वो मुझे सुगंध की तरह लगता है। तो इस तरह से प्रकृति मुझे लगती है, दिखती है। बहुत सुंदर है गांव, बहुत सुंदर है देश, बहुत सुंदर, बहुत कुछ सुंदर है, और वही सुंदर ही आपको रचाता है। आपको जो असुंदर भी दिखता है, जो देखने वाले को एक दृष्टि होती है, वो देखता है। जैसे मेरे एक मित्र हैं, देश के बड़े मूर्तिकार हैं, और उन्होंने एक मूर्ति बनाई, उसमें एक स्त्री की गर्दन झुकी हुई थी। तो 3-4 उनकी मूर्तियां थी इस तरह से, एक स्त्री का हाथ ऐसे था। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप इस तरह की विकलांग स्त्रियां क्यों बनाते हैं? तो बड़ा नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि ये आपकी दृष्टि में विकलांग स्त्रियां हैं, ये मेरी माँ है जो झुकी हुई है, ये मेरी बुआ है जिसके हाथ टूटे हैं, ये जो पीतल की आकृतियां हैं ये मेरे रिश्ते हैं, मैं इनको इस तरह देखता हूँ, आप इनको इस तरह देखते हैं। तो हमको जो चीज़ें ख़राब दिखती हैं, जो एक गंदा मैला कुचैला आदमी दिखता है, तो जब मैं उसके पास जाता हूँ
तो पता लगता है कि उसने किसानों की आत्महत्या पे 100 लोकगीत लिख रखे हैं। हमारे पास इस तरह के लोग हैं। बुंदेलखंड के इलाके में मैं जाता हूँ तो मतलब एक आदमी है जिसे कोई जानता पहचानता नहीं है, और मैं उनसे जब एक पत्रकार की तरह मैं उनका इंटरव्यू करने जाता हूँ तो वो जिस तरह की कविता में बात करता है, वो उस कविता की चेतना, और जाहिर तौर पे जो हमारा लोक साहित्य है, हमारा जो भारतीय साहित्य है, इसी तरह की चेतनाओं से बना है। ये चूँकि बाद में 16वीं शताब्दी के बाद में और फिर 17वीं 18वीं 19 बाद में प्रकाशन आ गया तो कॉपीराइट आ गया, तो आ गया कि हम लिखेंगे, मेरी पुस्तक है। वरना सारी जो साहित्य है वो लोगों ने लिखा, किसी ने लिखा, लोगों ने बढ़ाया, और जो जिस स्वरूप में आज हमारे पास है, कबीर बनारस में जो उनका साहित्य रखा है वो अलग है, और बहुत कुछ उसमें जुड़ा है जो रायपुर में है, छत्तीसगढ़ में, उसमें अलग है, क्योंकि सब जगह लोक ने जोड़ा है उसको। तो मैं उसी लोक साहित्य से प्रेरणा लेता हुआ, सीखता हुआ कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। सर दरअसल हम तो, आपने गांव की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर पेश की। मैं खुद एक ऐसे गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ जहाँ पर हमने कभी बिजली की शक्ल नहीं देखी थी जब हम गांव में होते थे। मैं सर आज जब हम 2025 में बैठकर बात कर रहे हैं, वो असलियत जो गांव की है, कुछ तलखियाँ भी तो हैं, कुछ कड़वी हकीकत भी तो है। ये तो है कि खूबसूरत दिखता है वो किसान जब हम जाते हैं उस किसान के पास, और वो अपने सारे संघर्ष भूलकर, अपनी गरीबी भूलकर, अपने पाँव की बिवाई भूलकर हमें वो सम्मान देता है जो हमारे अंतस को हिला देता है कि भाई इस आदमी के चित्त में इस समय सिर्फ हमारा स्वागत करने की एक लहर है। भूल गया वो अपने सारे कष्ट। लेकिन हमें क्या इस मंच पर उसे आवाज़ देने की ज़रूरत है सर? जब मैं इसे एक शख्स के पास बैठी हूँ जिसने इस सब को बड़े गहरे से अनुभव किया है, बताइए सर कैसा है ये भारत? नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक तौर पे जो सवाल हैं उनको तो आप को एड्रेस करना होगा, लेकिन जो ऊर्जा है, आप देखिए बिजनेस भी क्वार्टर में होता है और फसल को भी आप 3-4 महीने के सांचे में देख सकते हैं। एक क्वार्टर बिजनेस खराब होता है, शेयर बाजार गिरता है, पूरी दुनिया में हाहाकार मचता है, चीज उसका एक क्वार्टर में पाला पड़ जाता है, एक क्वार्टर में जब उसकी फसल आती है तो आंधी आ जाती है, आम के लदे हुए बाग होते हैं और अचानक एक आंधी चलती है, सवेरे आम सारे टूट के गिर जाते हैं, सारे फूल सारे झड़ जाते हैं। लेकिन उसके मन में कहीं कुछ जो अगर उसके मन में, लेकिन अब सवाल यहाँ होता है कि क्या उसके जो व्यवस्था है कि उसके सेब की फसल, उसके आम की फसल नुकसान का हर्जाना होना चाहिए, ये सवाल। तो जो सवाल उसकी ओर से सिस्टम से उठाने जाने चाहिए वो सवाल भी उठाए जाने चाहिए, लेकिन जो उसके जीने की चेतना है, उसके जीने की जो ऊर्जा है, अभी मैं बहैसियत कवि, बहैसियत लेखक उसकी उस ऊर्जा चेतना की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसके लिए सवाल उठाए जाने की बात होती है तो हम वही सवाल तो पूरे जीवन उठाते हैं और वो उठाना चाहिए। सर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आपको क्या लगता है जो मौजूद है, उठाया जाना चाहिए, जैसे सत्ता दरअसल सुनने को तैयार नहीं है, मैं जानी जाती हूँ ऐसे सवाल पूछने के लिए दरअसल, आई एम सॉरी, लेकिन सबसे मौजूद सवाल ऐसा क्या दिखता है आपको जो उठाया जाना चाहिए और हर मंच से बड़ी ताकत से सशक्त अंदाज में उठाया जाना चाहिए? आप तो पत्रकार भी हैं, बड़ा मुश्किल है सर पत्रकार होकर शायर हो जाना, कवि हो जाना और गीतकार जैसी संवेदनाओं को जीवित रख पाना। देखिए उसमें कुछ नहीं है, उन्हीं संवेदनाओं के साथ सर बताइए ना कि क्या पूछा जाना चाहिए। देखिए बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं पूछा जाना, जो उठाए जाने चाहिए, और वो समय समय पे सब लोग अलग अलग तरीक़ों से, इवन जब मैं शायरी कर रहा होता हूँ तब भी वो सवाल शायरी की शक्ल में उठते हैं। मैं कविता और शायरी को और अपनी पत्रकारिता को, जो लोग कहते हैं कि साहब ये कैसे करते हैं, तो भाई मैं इनको 2 आँखों की तरह है, क्योंकि आपके आँखों का विजन 6x6 है। 6x6 अगर अब एक आँख अभी मैं बंद कर लूँ तो चीज़ें सब दिखेंगी, और घुमा के देखना पड़ेगा, सब दिखेंगे। लेकिन इसीलिए ईश्वर ने 2 आँखें बनाई हैं कि आप विज़न को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख सकते हैं, और मुझे पीछे का देखना है तो ऊंचे आ जाके देखना पड़ेगा, और अगर मुझे चीज़ें नज़दीक से देखनी है तो लेंस लगा के देखना पड़ेगा। तो जो पढ़ाई लिखाई समझ और जो मेरे पास अवसर है वो इस तरह के लेंस, इस तरह की चीज़ें हैं, तो उनको सबको हम मिला लेते हैं। तो एक इनर लेंस है जो कविता देखने का काम करता है, एक आउटर लेंस है
और जो मेरे नेटवर्क, मेरे लोगों का लेंस है, उनके साथ मिलके मैं बाहर की चीज़ें देख पाता हूँ। और ये सब देख के जब आप इकट्ठा करके आप बनाते हैं तो कई बार वही खबर होती है और वही फिर कविता की शक्ल में आती है कि अगर निर्भया की घटना होती है, NCVR भी डोमेस्टिक वायलेंस का अगर उदाहरण देता है कि सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ घर में ही वो होते हैं उत्पीड़न, तो उसी समय ये शेर मैं कहता हूँ कि लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। इस पर तो तालियां हो जानी चाहिए। लक्ष्मण रेखा भी आखिर क्या कर लेगी, सारे रावण घर के अंदर निकलेंगे। और इसी पर एक बड़ा मौजूद सा और शेर है प्रताप जी आपका। दरअसल अभी तो हम नवरात्रि में हैं और रावण दहन करने वाले हैं, रावण वध भी होगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण वध भी करेंगे और फिर रावण दहन भी होगा। लेकिन आप इसके बिल्कुल उलट जाकर लिख देते हैं कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था। मतलब जिस रावण का हम 5 दिन बाद दहन करने वाले हैं, हर भारतवंशी, आप कहते हैं राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था। इस थॉट को समझाइए सर। ये देखिए, बेसिक चीज क्या है, बात ट्रांसपेरेंसी की हो रही है, बात उसकी नहीं हो रही है। आपका अगर कोई दुश्मन है और वो भी अगर खुददार है तो जावेद साहब का शेर है ना कि मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है, किसी का भी हो कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। तो किसी की पर्सनालिटी का जो हिस्सा है और वो विजिबल तौर पे एक सिंबल है कि उसके चेहरे बाहर हैं, जो चीजें हैं हमारे चेहरे भीतर हैं, तो वो प्रतीक के तौर पे है, कविता प्रतीक मतलब के तौर पे होती है। सर आप ये मान रहे हैं कि भाई उस वक्त एक क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी थी और हम जब अब इस युग में हैं तो यहाँ पर उस ट्रांसपेरेंसी या आप अपेक्षा कर रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, आप एक सवाल उठा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है, आप ट्रांसपेरेंट बने और चीजें साफ साफ कहें, तो ये दोनों चीजें हैं। आपका साबका किसी ऐसे व्यक्ति से पड़ा हो जिस पर ये शेर की इबारत लिखी गई, भाई 10 के 10 चेहरे सब बाहर रखता था, आपका साबका यकीनन पड़ा होगा। सबके पढ़ते हैं, हम खुद भी हैं, हम खुद भी उसमें शामिल होते हैं। एक दो एग्जांपल बताइए। वो जो छिपे हुए रावण के सिर है वो कैसे आपकी जिंदगी को कहीं आकर टकरा जाते हैं और इबारत हो जाती है। हैं कई बार आपको लगते हैं, आप कोई व्यक्ति होता है, आप उसको एक तरह से देखते हैं। और एक मेरा शेर है कि मुझसे मिलते ही फैसला न करो, मुझसे मिलते ही फैसला न करो, आदमी हूं परत में खुलता हूं। तो वो भी हो सकता है कि वो मैं 10 चेहरे 10 बार 10 तरीके से खुले, कुछ अच्छे हों, कुछ बुरे हों, कुछ चीजें हों। तो आप अलग अलग समय, शेर क्या है, शेर एक कैमरे का एक क्लिक है। आपको उस वक्त उस क्लिक पे जितनी चीजें आ जाती हैं, उस क्लिक में आप उसको दर्ज कर देते हैं। हो सकता है उस क्लिक पे कुछ चीजें छूट जाएं तो आप अगली क्लिक में देखते हैं। हो सकता है वो आपसे आए ही ना, मतलब आपसे बने ही ना, तो वो अधूरा रह जाता है। कई आप शेर ऐसे सुनते हैं कि जिसका पहले मिसरे का कोई मतलब ही नहीं होता, मतलब वो न रहे तब भी चल जाता है। उनका मुजफ्फर रमजी का जो वो शेर है ना कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, तो अब इसमें जो पहला मिसरा है उसको कोई याद ही नहीं करता है, सब एक से ही काम चल जाता है। तो शायरी के साथ उसकी खूबसूरती ये है कि आप उस क्लिक को दर्ज करते हैं, उस क्लिक में दोनों लाइनें बहुत अच्छी हो जाएं तो सबसे अच्छी बात है। और अगर ये काम बात होने की बात है कि बात आपकी बन गई या नहीं, तो बात बन जाए, बस बात वही है। आपका सबसे पसंदीदा शेर कौन सा, शेर, गजल, नज्म, जो आपको सबसे अपना मजबूत दस्तखत लगती हो कि भाई मुझे मेरा ये प्रताप सोमवंशी को अगर एक गजल में परिभाषित करना हो तो ये वो गजल है। देखिए मुझे जो शेर पसंद है वो सबसे ज़्यादा, तो मैंने बहुत साल अपनी जो डेस्क थी मैंने उसके पीछे लगा के रखा था, मरहूम वाली आसिफ साहब का शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया, तुम जीत गए हम हार गए, तुमने पाया हमने खोया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते। बहुत
खूबसूरत सर, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये इतवार से आपको इतनी मोहब्बत क्यों है? मैं 2-3 चीज़ें आपकी पढ़ रही थी। दर्जनों किस्से कहानी खुद ही चल कर आ गए, उससे जब भी मैं मिला इतवार छोटा पड़ गया। और एक और बात आप कहते हैं इतवार के नाम पर, ये सच है, वो हर हफ्ते ही आता है और ये शायद हम में से बहुतों की कहानी है और यही शायर की खूबसूरती भी है दरअसल। ये सच है कि वो हर हफ्ते ही आता है, सबकी किस्मत में इतवार नहीं होता। ये मुरव्वत है, इतवार पर मोहब्बत है। एक शेर है कि तुम्हारे वास्ते इतवार होगा छुट्टी का। आए हाय, हाँ तुम्हारे वास्ते इतवार होगा छुट्टी का, किसी के वास्ते ये दुगने काम का दिन है। तो तुम्हारे वास्ते इतवार होगा छुट्टी का, किसी के वास्ते ये दुगने काम का दिन है। और ये दरअसल आप हर रोज मुझे अपने पिता याद आते हैं, मुझे अपने पिता याद आते हैं कि सारे काम वो कि ये इसे इतवार को करते हैं यार, ये काम इतवार को करते हैं। जब इतवार आता था तो मुझे लगता था उनके पास तो इतने सारे काम हैं। आज कहने को उनकी छुट्टी है और उनको सुबह 6 बजे से लगना है, लेकिन वो सारे उनके जरूरी काम हैं और वो पूरे काम को इतवार के नाम पे डालते रहते थे। तो पूरे काम वो उस तरह से उस दिन को खर्च करते थे और उन दिनों में बाकी दिन वो सरकारी नौकरी करते तो थोड़ी बहुत उसमें काम चोरी की संभावना होती थी कि दफ्तर जाके, लेकिन इतवार उनको घर के काम करने होते थे तो कोई नहीं चीज़ें फिर नहीं होती थी। तो इतवार के जितने भी सारे शेड हैं वो इसी तरह से आते हैं। ये जो पहला जिस पे मेरा संग्रह है कि दर्जनों किस्से कहानी खुद ही चल कर आ गए, उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया। तो इतवार छोटा पड़ने की 2 यात्रा है। एक यात्रा तो ये है, जैसे हम सुनते हैं तो हमको लगता है कि आज पूरा दिन निकल गया और छोटा पड़ गया। दूसरी यात्रा जिस पे ओरिजिनल शेर था वो मेरे दोस्त थे स्वर्गीय यतीनजीत सिंह जी। वो मेरे मित्र थे, मेरी ही वय के थे। वो कैंसर से उनका निधन हुआ सन 2014 में। तो वो ये बोला करते थे, तो वो कानपुर में रहते थे, जब भी आते थे और बहुत उन्होंने सामाजिक काम किए। तो जब इतवार को ही आते थे और आए तो उन्होंने, हम बात कर रहे हैं तो उन्होंने कहा भैया ये पूरा दिन निकल गया, ये इतवार छोटा पड़ गया। तो मैं एक लंबे समय सोचता रहा कि इसको मैं कहाँ बुनूं, कैसे बुनूं, कैसे बुनूं। तो संयोग से वो बुनावट में शामिल हो गया वो शेर और फिर मैंने संग्रह का नाम भी रखा। तो जो उस संग्रह का यश है, कीर्ति है, मैं उसको यति जी के, ये पुस्तक मैंने समर्पित भी उन्हीं को की है और मैं मानता हूँ कि उनका पुण्य शामिल है जो था। अच्छा, आप अभी अपने पिताजी का एक संस्मरण सुना रहे थे कि इतवार उनका गुजर जाया करता था दोगुने काम में। आपके पिताजी के और आपके इतवार में क्या अंतर आया? वो सरकारी नौकरी में थे, हाँ, मैं आप तो और मुश्किल नौकरी में है। हाँ, तो मेरे पास तो इतवार है ही नहीं है। मेरे पास सुबह शाम रात दोपहर कुछ नहीं है। अब जब से मोबाइल आया तब से और भी नहीं है, जब से ये जूम कॉल और गूगल मीट आया तब से और भी नहीं है। और आप अपने बेटे के इतवार को कैसा देखते हैं? मेरा बेटा, अच्छी बात यह है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रहा है और गाना गाता है। मैंने मतलब उनकी माताजी भी हैं प्रतिमा सिंह जी, ये इंजीनियर हैं, तो ये बड़ी इच्छा में ये उससे कहती रहती हैं पढ़ो, मैं उससे धीरे से कहता हूँ जो मना है वो करो। तुम्हें गाना गाना है, खाली गाना गाओ। अभी उनके शो थे, हालांकि उनके शो होते बड़े बड़े होते हैं, मतलब अभी पिछले दिनों गुड़गांव में साइबर सिटी में हब में उनका शो था अंग्रेजी कारों का। अभी उनका IITs में शो है, तो वो अपने मन से जी रहे हैं। मेरी मतलब बेटे को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये अपनी इच्छाएं जी रहा है, तो वो बहुत खुश, वो उसके लिए हर दिन इतवार है। इतवार यानी कि वो इतवार जी पा रहे हैं। ओके, अच्छा सो आप पत्रकार भी हैं और मैं बार बार इस बात पर तवज्जो इसलिए दे रही हूँ क्योंकि पत्रकार बिरादरी दरअसल हाल के दिनों में अपनी साख के साथ कोई बहुत बड़ा जस्टिस नहीं कर पा रही है। आपने 2 लाइनें लिखी, उसके पीछे निश्चित यकीनन मैं कह सकती हूँ कि कोई इनसाइड स्टोरी होगी और मैं चाहती हूँ कि वो इनसाइड स्टोरी आप सामने रखें। मेरे दौर को कुछ यूँ लिखा जाएगा कि राजा का किरदार बहुत ही बौना था। ये हालांकि 2016 में आपका आया था ये संग्रह, हाँ। तो राजा का किरदार बहुत ही बौना था। अब आप देखिए ये अलग अलग आपको दिखते हैं और हर समय एक अलग पॉलिटिकल चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। एक मेरी जो गज़ल थी
वो उसका मतलब उसमें एक शेर ये था कि सरासर झूठ बोले जा रहा है, सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है, ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ज्यादा पेट ही दिखला रहा है। सरासर झूठ बोले जा रहा है, हुंकारी भी अलग भरवा रहा है, ये बंदर नाचता बस 2 मिनट है, ज्यादा पेट ही दिखला रहा है। तो ये शेर एक मुख्यमंत्री के फेसबुक हैंडल से ये डाल दिया गया और इस देश के एक नेता के को कोट करते हुए, और मुझे असंख्य गालियां पड़ी, इतनी गालियां थी उसमें उनके समर्थकों की कि मैं गिन नहीं पाया। तो मेरे दोस्त हैं अरुण आदित्य जो अमर उजाला में संपादक थे, तो अरुण आदित्य ने इसको दिया कि इन्होंने इस नेता के लिए लिखा है। तो उन्होंने फरवरी 1991 जनसत्ता सबरंग कलकत्ता में छपी हुई उस जो गज़ल का पूरा क्लिप फोटो उन्होंने उसमें अपलोड किया कि भाई कविता को इस तरह मत देखो, ये 1991 में लिखी गई, तब न वो मुख्यमंत्री थे और न ये प्रधानमंत्री थे, इनमें से कोई नहीं था। लेकिन ये तो आपने 16 में लिखा होगा। नहीं 16 में नहीं लिखा। ये चलिए मैं 16 में भी लिख सकता हूँ। हाँ, मैं आज भी लेकिन लिख सकता हूँ। 16 में हाँ, राजा का किरदार बहुत ही बौना हाँ, था। अब हम कौन से राजा नहीं, हाँ, अब दरअसल एड्रेस कर रहे हैं? आप आज के राजा से जोड़ना चाहते हैं, आप जोड़िए। मैंने सर, आप तैयार हैं ना मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने ये भी शेर कहा और ये भी शेर पहले कहा है कि राजा की जान यूं बसी तोते की जान में, राजा की जान यूं बसी तोते की जान में, नफरत बची रहे तो हुकूमत बची रहे। तो सर कोई तो पॉलिटिक्स का हाँ, कोई किरदार होता है आपके जहन में? तो जहां नहीं, कोई हमने इंडिविजुअल तो व्यक्ति नहीं था। ये हो सकता है किसी दफ्तर में पता लगा मेरा कोई एक साथी संपादक है, वही आपस में कोई हेट्रेड फैला रहा है, कोई एक किसी जिले का कलेक्टर हो, कोई मुख्यमंत्री हो, कोई प्रधानमंत्री हो, कोई दुनिया का नेता हो। जो बड़े बुश साहब ने, जो बड़े सीनियर बुश थे, उन्होंने कहा कि भारतीयों का जो खाने का तरीका है वो बहुत ख़राब है, वो बहुत ज़्यादा खाना ख़राब करते हैं, इसीलिए उनके यहाँ कैलोरी डिफिशिएंसी है बहुत सारा। तो मैंने एक लेख लिखा था कि हम फल खाते हैं, आप प्रजातियाँ खाते हैं। तो मैंने स्पेसीज के साथ गिना के उनको एक एक चीज़ें लिखी थी, तो ये उनके लिए लिखा था। तो अब उसको अगर आप आज के समय में आप देखेंगे तो आप उसको किसी और से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है? मतलब जुड़ सकता है, बिल्कुल ऐसा जुड़ कह रहे सकते हैं। और जुड़ना भी चाहिए। उसकी सार्थकता हम तुलसी बाबा को बार बार अलग अलग स्थितियों में, कोई एक पावरफुल आदमी अगर किसी को परेशान करता है और वो आदमी कुछ नहीं कर पाता है, तो यही कहता है ना कि समर्थ को नहीं दोष गुसाई, तो वो बोल देता है। तो कविता अगर बार बार इस्तेमाल हो, बार बार अगर बोली जाए, बार बार अगर कही जाए, बार बार अगर आपके जिक्र में आए, तो कविता की सार्थकता ही वही है। सार्थकता है। प्रताप जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू देखे, उसके बाद हमने लाल बहादुर शास्त्री, फिर इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी, फिर मोरारजी देसाई, और इंदिरा गांधी के बाद मोरारजी देसाई, फिर राजीव गांधी हमने देखे। नहीं, मैं शायद गड़बड़ कर रही हूँ। हमने एक प्रधानमंत्रियों का दौर देखा, नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, आई के गुजराल, फिर हमने अटल बिहारी वाजपेयी को देखा, फिर हमने पीवी नरसिम्हा राव को देखा, डॉक्टर मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कविता के लिए, शायरी के लिए सबसे मुफीद दौर, सबसे लिबरल दौर, सबसे आज़ादी का दौर आप कौन सा देखते हैं? किस प्रधानमंत्री के समय में कविता आज़ाद रही? भाई हम सुनते हैं बाबा नागार्जुन ने खड़े होकर पढ़ दी कविता पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने। एक महिला ने कॉलर पकड़ के खींच कर कह दिया कि भाई तुमने किया क्या है मेरे लिए? पंडित नेहरू ने कहा कि माई आप मेरा कॉलर खींच पा रही हैं, ये किया है, ये लोकतंत्र दिया है इस देश को। सबसे लिबरल दौर। देखिए, अगर सबसे लिबरल दौर एक मैं विद्यार्थी की तरह देखूं, आप दिल्ली में वो सारे अखबार भी पढ़े हुए हैं। मैंने अपने यहाँ, मैं जिस अखबार में काम करता हूँ वो भी 80-85 साल हो गए, और जब 2 साल पहले
जब हम लोग 75वीं जयंती मना रहे थे, तो मैंने सारे 1947 के सारे अखबार भी देखे, बाद के भी अखबार देखे। देखिए, अगर आप उन अखबारों को जाके खुद देखें तो बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया और जो नैरेटिव जो चीज़ें गढ़ी कही जाती हैं, वो बाद में पढ़े लिखे और समझदार लोग क्या करते हैं कि चीज़ों को घुमा घुमा के कहीं रोज़ी कहीं ब्लैक बना देते हैं, चीज़ों को बना देते हैं। पूरे एक पीरियड को कह देंगे कि ये पूरा जो नेहरू का एरा है उसमें ये कमियां हैं, बाकी जगह ये खराबियां हैं, ये अच्छा है। हर दौर में चीज़ें रही हैं, और आज़ादी के बाद के जो दौर हैं, आज़ादी के बाद के जो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल हैं, वो कम से कम मैं वही बार बार अलग अलग देशों में जो प्रधानमंत्री जाते देखता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ मतलब सबके बावजूद आज तक कम से कम कोई प्रधानमंत्री तो जेल नहीं गया है, ठीक है, कोई नहीं गया है। तो अच्छी बुरी तमाम सारी चीज़ें हैं, वो सारे दौर में रही हैं, और कविता हर दौर में अच्छी लिखी गई है। नहीं सर, मैं ये कह रही हूँ कि पाकिस्तान में हबीब जालिब ने एक नज्म लिख दी कि तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा फसूं, चार अगर दर्दमंदों के बनते हो क्यों, तुम नहीं चार अगर कोई माने मगर मैं नहीं मानता, मैं जी, नहीं जी। जानता। पाकिस्तान में लिख दिया गया। देख, क्या सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे, क्या हम इस दौर में ये लिखने की हिमाकत गुस्ताखी कर सकते हैं? तुमने लूटा है सदियों हमारा सुकून, अब ना हम पर चलेगा तुम्हारा आप लिख सकते हैं, कोई लिखना चाहे कहाँ कहाँ मनाही है, लिख सकते हैं। देखिए, पाकिस्तान में हबीब जालिब मेरे महबूब शायर हबीब जालिब थे, उनसे मिलने के लिए, हाँ, उनसे मिलने के लिए, प्रताप जी के, हाँ, जब वो दिल्ली आए थे तो मैं दिल्ली आने के लिए, चूँकि मैं पढ़ता था, तो मैं छटपटाया, कई दोस्तों को मैंने पटाया कि यार चलो चलते हैं। फिर हुआ कि वहाँ जाएंगे तो कैसे कहाँ आयोजन होगा, तो मैं आ ही नहीं पाया। और बाद में जब मैं रहा तो मैंने बाद में उनके बारे में ढूंढ के खोज के पढ़ा, और प्रोफेसर फजले इमाम साहब हमारे यहाँ उर्दू के हेड थे और उर्दू के बहुत बड़े समालोचक थे, तो उनसे मैंने उनकी किताबें मंगवाई, पाकिस्तान से उन्होंने मेरे लिए उनकी किताबें मंगवाई। तो उन्होंने जो वहाँ लिखा, मतलब मैं बता रहा हूँ, हाँ, उन्होंने जो पाकिस्तान से राब्ता है आपका। हाँ, पाकिस्तान से, देशद्रोही तो नहीं है पाकिस्तान से मेरे बड़े राब्ते हैं सर, देशद्रोही तो नहीं करार दे दिए जाएंगे आप भाई, बड़े पाकिस्तान से राब्ता रख। मेरी जो सबसे नज्म है, मलाला यूसुफजई के पिता पे लिखी हुई नज्म है, मलाला यूसुफजई के पिता पे लिखी हुई नज्म, और एक छोटी नज्म, उस नज्म को जब वो मेरे एक दोस्त हैं, मैंने उनको रात में 4, उसका एक किस्सा छोटा सा बता देता हूँ। समय कितना है हमारे पास? 2 मिनट सर। बस मैं इसीलिए कि ताकि समय का भी अनुपालन रहे, तो वो किस्सा ये है, कट टू शार्ट, कि वो खबर छपी जब मलाला के यहाँ के साथ वो गोली चली, तो मैंने कहा ये इस लड़की का पिता कौन है, क्योंकि लड़की बहादुर है, वो जाके स्कूल जाने के लिए लड़की अगर निकली लड़कियाँ और उनको आतंकवादियों ने गोली मारी, तो वो उसका पिता कौन है। तो उसके पिता, मैं ऐसे ही ढूंढने लगा, पाकिस्तान फ़ोन किया और यहाँ से कई शहरों से लगाया, तो ज़ियाउद्दीन यूसुफजई से मेरी बात हो गई। मैं ऐसे ही मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने अपने बारे में बताया कि वो कैसे वो शायर भी हैं, वो किसान भी हैं, और वो शिक्षक हैं। तो मैंने फिर वो पूरे उन पे तो वो उनका प्रोफाइल छापा, सब कुछ करने के बाद रात तक मेरा मन नहीं माना, तो मैंने एक लंबी नज्म लिखी। वो नज्म इंटरनेट पे है, गूगल करके लोग पढ़ सकते हैं। नहीं, वो लंबी है। उसके बाद उस पर पूरा विवाद हुआ, वो विवाद भी सोशल मीडिया पे पड़ा हुआ है। तमाम लोगों ने मेरे खिलाफ वहाँ लिखा कि ये अमेरिका के एजेंट हैं, चूँकि ये ड्रोन हमलों में मारे गए बच्चों पे नज़में नहीं लिखते हैं, और ये लोग सिर्फ मलाला पे लिखते हैं चूँकि ये इस्लाम को गाली देना चाहते हैं। तो बीना सरवर उन्होंने बहुत ही पूरा एक आर्टिकल लिखा मेरी उस नज़्म पे, और वो आर्टिकल द न्यूज़ एक्सप्रेस और जंग सब में वहाँ छापा। तो मैंने एक 3 लाइन की एक कविता लिखी मलाला यूसुफजई पे। उसके बाद
और वो जो मेरा अगला कविता संग्रह है उसका शीर्षक भी मैंने उसी से लिया। उसी मैं आखिर में वही कविता 3 लाइन की सुना देता हूँ कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह। एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह वाह, जीती रहे मेरी बेटी मलाला। ये कविता थी। अब दरअसल बस समापन की तरफ बढ़ रहे हैं प्रताप जी। एक लाइन और थी आपकी, और मैं चाहती भी हूँ, बहुत सारी बच्चियाँ भी यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। आपने लाइन लिखी, ये जो एक लड़की पर है तैनात पहरेदार 100। क्या हम आज भी आज़ादी के इतने बरस बाद भी, क्या हम देश में इसी परिस्थिति में जी रहे हैं? ये बदलने वाला है क्या, या फिर ये दरअसल सेगमेंटेशन रहेगा और हमें इसे झेलना पड़ेगा लंबे वक्त तक? देखिए, ये सामाजिक विषय है लड़कियों के बारे में। इसी देश में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थिति है, वो आप 200 किलोमीटर चले जाए तो मैं जब पहली बार उत्तराखंड में वहाँ देहरादून में एडिटर था, तो हम पहाड़ पे जा रहे थे, तो वहाँ लड़के लड़कियाँ साथ में वॉलीबॉल खेल रहे थे। यंग लड़के लड़कियाँ टीम में, एक ही टीम में वॉलीबॉल खेल रहे थे पहाड़ पे। वो सब खेल के आ रहे थे तो हाथ मिला रहे थे। तो अब मेरे लिए जो एकदम टिपिकल, एकदम फ्यूडल बैकग्राउंड के परिवार में पला हुआ, और हमारे यहाँ मतलब एकदम स्त्रियाँ, मतलब हम अपनी माँओं का स्पर्श याद नहीं रहता हमें जब हम बड़े हो जाते हैं। माएँ भी दूर रहती हैं, बस एकदम पैर छुओ, आशीष दिया। बहनों के, हम 6 साल के भाई हैं, 12 साल की बहन के रक्षक की तरह रहो, उस चेतना से आए हुए लोग। तो इसी देश में वो स्थिति भी है। तो जितना हम इंटरेक्ट करेंगे, जितना हम अलग अलग समाज से संवाद करेंगे, तो केरल भी है और यूपी भी है और बिहार भी है और सब कुछ है। यहाँ निर्भया की जैसी घटनाएं भी हैं, सब कुछ है। तो जितना हम अपने को ओपन करेंगे, खोलेंगे, उतनी चीज़ें साफ होंगी। अभी स्थिति तो है। बहुत बहुत आभार आपका, और प्रताप जी का जोरदार तालियों के साथ एक बार उनकी विदाई भी कीजिए। बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच। थैंक्स।